Hello everyone, I am Mayank Pratap Singh and I am from Plurimal College, a student of BSc Honours Chemistry. So basically we're going to discuss about active sites of enzyme and DNA replication. So what is active site? Basically active site क्या ही होता है? Active site is like a empty space or a pocket and जिसमें हमारा substrate आके settle होता है but it's not that simple because active site is flexible space जो कि हमारा एक enzyme में होता है and the enzyme is going to change that shape according to the substrate and the substrate uh, when the substrate is getting attached to the enzyme the enzyme just make a tight fit that the substrate internal bonds are broken and it is basically more facilitated to the bonding with enzyme and further forward reaction can take place with a enzyme substrate complex. So ये तो एक simple process है वैसे. But the main thing happened is when the inhibitor comes into play. So first we will discuss inhibitor होता ही क्या है. So inhibitor is like a molecule, like here it is written that enzyme inhibitor are molecules that interfere with the enzyme ability to catalyze reaction. तो इतना टिपिकल कुछ होता नहीं है बेसिकली एंजाइम इनहिबिटर होता है एक ब्लॉकर जो कि एंजाइम की रिएक्शन को या फिर उसके फर्दर प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है और उसके बहुत सारे वेज होते हैं और इसको बाद में डिस्कस करेंगे बेसिकली तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहिबिटर तो द फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड अदर इज नॉन कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव एंड सुसाइडल तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते क्या हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कुछ नहीं है सिंपल है इट्स लाइक एक इनहिबिटर है जो कि सबस्ट्रेट की सीट छीन रहा है एंड सीट इज लाइक कि जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं जब द ब्लू वन इज द एंजाइम एंड द रेड वन इज द सबस्ट्रेट और ये येलो वन है ये इनहिबिटर है तो द एक्टिव साइड ये जैसे खाली जगह ये एक्टिव साइड है तो एंजाइम एक्टिव साइड थी बट वहाँ पे सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट को आके वहाँ पे फिट होना था बट बिकॉज ऑफ इनहिबिटर इनहिबिटर ने आके उस एंजाइम की एक्टिव साइट की जगह ले ली तो अब जो सबस्ट्रेट है वहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा तो अब इनहिबिटर ने एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना लिया और जब सबस्ट्रेट वहाँ पे नहीं सेटल हो सकता तो उसका अब कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं तो रिएक्शन है फर्दर वो मूव नहीं होगी तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में यही होता है एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं बेसिकली ये भी बहुत सिंपल ही है इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एंजाइम होता है एंड जो हमारा इनहिबिटर होता है जैसे पहले तो वो जो कॉम्पिटिटिव था उसमें आके एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो रहा था बट इसमें क्या होता है कि वो एक होल्ड फर्दर एक अनदर जो एक साइट होती है वहां पर आके अटैच हो जाता है जैसे कि यहाँ पर हो रहा है ऐसे रेक्टेंगल शेप में और उसके बाद जैसे अटैच होता है उसके बाद ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही जाके अपना एंजाइम का ब्लॉक कर देता है या बेसिकली इसको ब्रेक कर देता है और उसके बाद हम लोग सबस्ट्रेट ऐड करते भी रहेंगे तब भी एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होगा और उसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी आगे तो इसकी भी वर्किंग सिंपल ही होती है एंड जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ग्राफ कैसे होता है तो अ, जैसे ये अनइनिबिटेड का मतलब होता है कि इसमें हमारा इनिबिटर नहीं डाला हुआ है तो ये सिंपल है जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट डालेंगे सबस्ट्रेट एस इजिकल्स टू सबस्ट्रेट है और वी मैक्स इजिकल्स टू वेलोसिटी है मतलब कितनी फास्ट हमारा सबस्ट्रेट या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी मूव होगी कॉम्प्लेक्स बनेगा सबस्ट्रेट के डालने के ऊपर तो ये सिंपल था जैसे इसमें हमारा इनिबिटर ऐड नहीं हुआ था तो ये बहुत ही सिंपल एक डिसेंट कर्व बन रहा है जो बाद में जाके वी मैक्स एक टच करता है बट क्योंकि हमने बाद में इनहिबिटर डाला तो इनहिबिटर की वजह से जो ये प्रोसेस है बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है अब क्योंकि हम पहले वाले में कॉम्पिटिटिव में हमने क्या करा था कि हमने इनहिबिटर डाला था जिसने सबस्ट्रेट की जगह ले ली थी बट जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे जैसे हमने कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं एक्सेस पे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि इनहिबिटर ही वहाँ पे सेटल हो पाएगा क्योंकि जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वहाँ पे तो ऐसे ही धीरे 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 करके ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है वो उसमें सबस्ट्रेट भी ऐड होता ही जाएगा तो नॉन कॉम हम लोग इनहिबिटर डालते हैं उसमें बट क्योंकि इनहिबिटर ने तो पूरा मैकेनिज्म ही कैंसिल कर दिया था तो जो बचा कुछ एंजाइम होता है जो कि इनहिबिटर से अभी तक रिएक्ट नहीं हुआ है वो क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट से रिएक्ट करते करते ही वही रिएक्शन करेगा तो ये बेसिकली अनडिस्टर्ब्ड है इसमें तो हमने इनहिबिटर डाल नहीं था बट इसमें डाला था तो इसलिए ही उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है या फिर जो भी फॉर्मेशन हो रही है वो काफ़ी स्लो होने वाली है उस हिसाब से तो दिस इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है इसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट
के अटैच होने के बाद इसमें इनहिबिटर अटैच होता है, और उसके बाद जब इन्वर्टर अटैच हो चुका है अब वो उसकी प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम इसको सिंपल में समझे तो समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लो कि एक कार है, एक कार में एक पैसेंजर, हमारा कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, बट अगर हम आके बैठ जाते हैं और अब हम उस कार को उसके डेस्टिनेशन में जाने से रोक ही रहे हैं कि नहीं अब तुम उस डेस्टिनेशन में जा ही नहीं सकते, वही सेम काम करता है अनकम्पिटिटिव इनिवेटर। तो बेसिकली एंजाइम पे जाके अटैच तो हो जाता है सबस्ट्रेट के अटैच होने के बाद, पर फिर उसकी प्रोसेस कोई नहीं होने देता। तो अनकम्प्लीट इनहिबिटर यही काम करता है। और उसके बाद है सुसाइडल इनहिबिटर। तो ये तो ऐसे ही वर्क करता है कि ये तो एंजाइम से खुद ही रिएक्ट कर जाता है। बेसिकली ये एंजाइम को ऐसा शो करता है कि जैसे कि यही सबस्ट्रेट है, और ये फिर एंजाइम से रिएक्ट कर लेता है, और फिर क्या बोलते हैं सब, ये एंजाइम को वहीं पर डेड कर देता है। बेसिकली जो एंजाइम होता है वो खुद ही सुसाइड कर लेता है इसके हिसाब से। तो अनकॉम्पिटिटिव इनिवेटर का कि जैसे जैसे पहले हमें लगता है कि एंजाइम को लगता है कि ये सबस्ट्रेट है, बट सबस्ट्रेट एक्चुअली में उसमें ऐड होता है, पर बाद में जैसे ही हम लोग इनिवेटर ऐड करते हैं उसके बाद इनिवेटर उसकी प्रोसेस को ही रोक देता है आगे जाने से, तो उसका कर्व जो होता है वो इस तरीके से शो हो जाता है बाद में। एंड फर्दर अनदर टॉपिक, डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन क्या ही होता है? डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ during a cell division. It occurs in nucleus, ensuring that each new cell receives an identical sets of genetic instructions. So होता कुछ नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए का अपनी खुद की कॉपी बना रहा होता है सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर। एंड सारे के सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शन अपने आप में ट्रांसफर करता है, जैसे हमें हमेशा से पता ही, हम यही हमेशा सुनते आ रहे हैं। तो बेसिकली तीन प्रोसेस में होता है। सो फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, सेकंड इज इलोंगेशन, एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हमारी जैकेट वगैरह की जिप होती है, तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी जैकेट की जिप को डबल हेलिक्स डीएनए से। तो जैसे ही हमारी जो जिप का जो जिपर होता है, जैसे वो अनवाइंड करने लग जाता है जिप को, ऐसे ही एक लाइगेज नाम का एंजाइम होता है जो कि डबल हेलिक्स डीएनए को एक फोक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। बाकी बाद में इलोंगेशन होता है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो एक अलग डीएनए स्ट्रैंड्स बनाते हैं। उसके बाद जो लास्ट में टर्मिनेशन हो रहा होता है उसमें जो लाइगेज होता है जो कि ग्लू होता है, वो कुछ जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करता है और एक होल दो नए डीएनए बना देता है पुराने डीएनए से। बट इसको अगर हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से समझें तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि दिस इज अ फोक लाइक स्ट्रक्चर, और ये हेलिकेज हमारा जो एरो से डिनोट हो रहा है, ये हेलिकेज हमारे एक डीएनए को अनवाइंड करता जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारे डीएनए को अनवाइंड कर रहा है, पीछे एक नए नए एक जो हमारे पुराने स्ट्रैंड्स हैं वो फॉर्म होते जा रहे थे। और अब हाँ यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है, और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको इंस्ट्रक्शन देता है प्राइमर। प्राइमर भी एक बेसिकली प्राइमेज एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए को बताता है कि यहाँ पे अनवाइंडिंग हो चुकी है, तो मैं यहाँ से अब फॉर्मेशन करनी है एक न्यू स्ट्रैंड की। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमेशा पुराने स्ट्रैंड की 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम पे ही जो ओरिजिनल हमारा डीएनए था उसकी स्ट्रैंड में 3 प्राइम से 5 प्राइम पे फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की उसमें डायरेक्शन में। तो उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 3 प्राइम, तो बेसिकली अगर हम इसमें यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे ये हमारा 3 प्राइम है और ये हमारा 5 प्राइम है। ये हमारे ओरिजिनल डीएनए के स्ट्रैंड है, और जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म कर रहा है वो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ फॉर्म कर रहा है। तो जैसे जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए फॉर्म करता रहेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये एक लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। बट सिमिलरली जैसे हम नीचे की तरफ देखेंगे तो डीएनए को 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनाना होता है पुराने स्ट्रैंड में। अब क्योंकि यहाँ पर 3 प्राइम इधर और नीचे वाले में यहाँ पर होता है, ये स्ट्रक्चर की वजह से होता है यहाँ पे, क्योंकि एक 5 मेंबर रिंग बनी होती है, उस वजह से यहाँ पे 3 प्राइम आता है और इस जगह पे 5 प्राइम आता है। तो जैसे जैसे हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव करता है, तो वो ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करना शुरू करता है। मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो ये कलर, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बेसिकली शो भी कर रखा है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो ऐसे ऐसे फॉर्म करेगा, जैसे जैसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाता जाएगा धीरे धीरे।
तो अब जैसे जैसे अब हेलिकेज है वो तो अनवाइंडिंग शुरू कर रहा है, अनवाइंडिंग करता जा रहा है। बट जो हमारा डीएनए है, जो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, उसको नए नए स्ट्रक्चर फॉर्म करते जाने, फ्रेगमेंट्स बनाने, मतलब आई मीन पूरा एक डीएनए की स्ट्रैंड ही बनानी है। तो वो ऐसा करता शुरू करता है। बट क्योंकि उसको 3 प्राइम से करना है, और डीएनए जो हमारा जो अनवाइंड होता जा रहा था वो होता ही जा रहा है पीछे की तरफ। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो जो नए अनबाइंडेड अनबाइंडेड जो डीएनए स्ट्रैंड्स खुल के आ रहे हैं उनकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है, मतलब ऐसे इधर की तरफ आना शुरू कर देगा धीरे धीरे। पर वो मूव ऐसे करेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा होगा इस तरीके से। तो वो होता क्या है उसमें कि हमारे वो ऐसे छोटे 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 ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो ये फ्रेगमेंट होते हैं, ये होते तो एक्चुअली में डीएनए फ्रेगमेंट्स ही हैं, बट इनमें ना स्पेस होता है काफी सारा, जो कि लैग हो जाता है। मतलब ये एक्चुअली में क्या होता है कि इन फ्रेगमेंट्स की वजह से जो हमारा डीएनए फॉर्म हो रहा होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पेस आ गया था पहले। और ये फॉर्म, और हमारे लीडिंग में क्या होता है कि लीडिंग में डीएनए इसे एकदम इसे फ्लो में फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पर हमारा लैगिंग हो रही थी, इस वजह से इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और अ, जैसे ही उसके बाद जब हम टर्मिनेशन की तरफ आते हैं, तो टर्मिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा एक लाइगेज एक और एंजाइम होता है, वो जो जो भी फ्रेगमेंट्स बने थे उन फ्रेगमेंट्स को वो ज्वाइंट करता है, मतलब एक्चुअली वो ग्लू की तरह काम करता है। तो जो फ्रेगमेंट्स बने थे, जो कजा के फ्रेगमेंट्स बने थे, उन फ्रेगमेंट्स को वो धीरे धीरे ज्वाइन करता है, ताकि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट्स थे वो बेसिकली एक प्रॉपर एक डीएनए स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स प्रॉपर डीएनए स्ट्रैंड बन जाए। तो दिस इज हाउ अ डीएनए is going to break. I hope this is all clear to you. And here is the just a simple definition about initiation, like how the helix is going to work, and how it is going to just unwind the DNA, and how the primase is going to instruct the RNA to form. And this is how elongation, that how Kozaki fragments are formed, and DNA ligase gap between the fragments, how it is going to fill it. And this is the last termination process, that how the ligase is forming the glue, is working as a glue, and just joining the fragments that are formed in the डीएनए प्रोसेस, रेप्लिकेशन प्रोसेस। और जो बेसिकली ये डीएनए जो हमारे नए बने, ये एक सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। बेसिकली ऐसे कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि थोड़ा पुरानी सोच वाले। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमारे नए डीएनए बने हैं ये कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब बेसिकली इसमें मतलब कि हमारे पास इसका पुराने डीएनए का भी पार्ट है, तो इसीलिए इसको हम एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे इसको डिनोट करा जाता है। So, for our topic today, thank you so much.